हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2016 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट को देखें। When the total outlay of a commodity remain constant with the change in its price, then it is a case of। यदि किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उसकी टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो उसकी इलास्टिसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो इलास्टिसिटी की जो मेथड ऑफ मेजरमेंट होती है वो 4 टाइप की होती है। वो 4 टाइप्स की है। फर्स्ट है परसेंटेज मेथड। फर्स्ट जो है वो है परसेंटेज मेथड। सेकेंड जो है वो पॉइंट मेथड। जो थर्ड है वो आर्क मेथड। एंड जो फोर्थ है वो है हमारा टोटल रेवेन्यू या टोटल आउटले मेथड। यहाँ पे हम ये सारी जो पॉइंट्स हैं, आपको यदि ब्रीफ में इसको एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमारा वीडियो है इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, आप वहाँ पे देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू मेथड को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यदि हम टोटल रेवेन्यू मेथड को देखें यहाँ पे, तो क्या है टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू जो निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू, वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी हमारी कैसे डिफाइन होगी टोटल रेवेन्यू मेथड में। यदि किसी कमोडिटी की प्राइस घटती है तो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल जो उसका आउटले है वो बढ़ जाता है, तो उस कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही यदि प्राइस जो है वो बढ़ती है और टोटल एक्सपेंडिचर उस गुड्स की जो है वो कम हो जाती है, तो भी जो इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1 होगी या रिलेटिवली इलास्टिक होगी। यदि उस किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज रहता है, टोटल एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होती है। ऐसे ही यदि प्राइस बढ़ती है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर यदि या टोटल आउटले जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो ओवरऑल जो इलास्टिसिटी होगी उस कमोडिटी की वो इक्वल टू 1 होगी या यूनिटरी इलास्टिक होगी। ऐसे ही यदि प्राइस गिरती है उसके साथ ही यदि टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर जाता है या प्राइस बढ़ती है उसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो वो कमोडिटी कैसी होगी, वो लेस देन 1 होगी या रिलेटिवली जो है वो इनइलास्टिक होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे क्वेश्चन में है कि यदि प्राइस चेंज होती है तो टोटल आउटले जो है या टोटल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फर्स्ट आंसर देखें तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट इलास्टिक है और ईडी ये इनइलास्टिक है, तो क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वेश्चन हो, ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड को देखें। यहाँ पे क्या बोला है, फॉर द सब्स्टिट्यूटिंग ए कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा हैज ए इलास्टिसिटी अब। तो आपने कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा, तो उसका एजम्पशन है कि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा एजम्पशन वगैरह देखना होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को देखें। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, discrimination. The price will be higher in the market where there is demand. हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसमें पढ़ा था, मोनोपोली में हमने देखा था, मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था और मोनोपोली में हमने ये भी देखा था कि जो सेलर होते हैं वो सिंगल सेलर है। ठीक है, सिंगल सेलर है तो वो अपने जितना मर्जी वो अपने प्राइस जो है वो उस मार्केट में बढ़ा सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे है लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, यदि एनी ऑफ देम। अब हम 1 by 1 को यदि डिस्कस करें
जो प्राइस जो है यदि सेलर जो है वो बढ़ा देता है, प्राइस सेलर बढ़ा देगा तो क्या होगा, यदि मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जबकि मोनोपोली का मेन फीचर जो है वो ये बताता है कि उस मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम देखें यदि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो जो भी कंज्यूमर होगा यदि प्राइस जैसे ही वो बढ़ाएगा तो क्या होगा, दूसरे क्लोज सब्स्टिट्यूट की तरफ उस कमोडिटी के शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है, बट यहाँ पे क्या मोनोपोली है तो प्राइस जितना मर्जी वो बढ़ा सकता है। तो ये जो ऑप्शन है सेकेंड वो तो होगा नहीं, यूनिटरी इलास्टिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक यदि रहेगा तो यदि वो प्राइस बढ़ा भी देता है सेलर, ठीक है, तो उस बढ़ी हुई प्राइस पे जो कंज्यूमर है वो परचेज करेगा, क्योंकि उसके पास जो मार्केट है दूसरा मार्केट नहीं है, वही एक मार्केट है उस कमोडिटी के लिए। तो वो लेस इलास्टिक यदि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यदि प्राइस ज्यादा है तो भी वो परचेज करेगा और उस कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस होगी। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम यदि क्वेश्चन 4 को देखें, हु रूट द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आपको पता है कि जॉन रॉबिन्सन जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन को दिए हैं। अब उनकी जो दूसरी बुक है वो एक और इनकी बुक है जो काफी इम्पोर्टेंट है, वो है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ये भी पूछ देता है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम इनको देखें, चैम्बरलिन की भी जो बुक है वो काफी फेमस है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, हम कुर्नॉट की बात करें तो कुर्नॉट की आपने मॉडल पढ़ा ही होगा, ओलिगोपोली में है इनका योगदान। और सफारा ऐसा कोई इकोनॉमिक्स है नहीं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है उसका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को, इन केस ऑफ माल्थस थ्योरी इफ वेज इंक्रीजेस देन इट्स इफेक्ट विल बी। यदि माल्थस की थ्योरी में वेज इंक्रीज होती है तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, यदि आपको माल्थस की थ्योरी पता है तो आप इजिली एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि माल्थस में इंक्रीज इन कैपिटल कंसंट्रेशन की बात की नहीं गई है, ये ना कि प्रोडक्शन की भी बात नहीं की गई है, क्योंकि माल्थस की जो थ्योरी है वो पॉपुलेशन पे बेस्ड है। पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन थ्योरी नहीं दिया था। माल्थस ये कहते हैं कि यदि किसी का लेबर का वेज यदि इंक्रीज कर दिया जाए, वेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उस लेबर का कंजप्शन जो है वो बढ़ जाएगी। कंजप्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ जाएगी। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने से क्या करेगा, वो फैमिली प्लानिंग शुरू कर देगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, यदि वो फैमिली प्लानिंग इंक्रीज कर देगा देन क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे, यदि वेज किसी वर्कर की इंक्रीज हो रही है तो उससे होगा क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग यदि इसमें हम आंसर देखें तो इसी दो में हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि यदि वेज इंक्रीज हो रही है तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन को देखें, whose analysis begin with the assumption that the amount of aggregate demand for the product of economy has the sum 4 types of expenditure: consumer expenditure, investment, government expenditure and net export। ये किसका दिया हुआ है, y is equal to c plus I plus g plus export minus इम्पोर्ट या नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये किसका दिया हुआ है, मिलनॉर्ड किन्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मॉनेटरी वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, ये किसका दिया हुआ है, फिलिप्स कर्व भी इसे कहते हैं। इसमें इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे जो मिल्टन फ्रैडमैन और जो फेल्प्स हैं, इन्होंने जो इनवर्स रिलेशनशिप जो दिया था मॉनेटरी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और उन्होंने ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, कभी कभी पूछ देता है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का भी, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, इसे हम शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व भी कहते हैं। यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात ये मिल्टन फ्रैडमैन और फिलिप्स कैगन ने किया था। क्वेश्चन 8 को देखें, किन्स लॉ ऑफ कंजप्शन अप्लाइड। किन्स की जो लॉ ऑफ कंजप्शन है वो अप्लाइड किस पे है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे अप्लाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मार्केट कंडीशन द फर्म्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट डिसीजन। कौन सा मार्केट है जहाँ पे जो फर्म्स है वो सेल्फ सफिशिएंट है प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट डिसीजन दोनों में। तो आपने मोनोपोली पढ़ा होगा, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा होगा, प्रॉफिट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, इन सबके एजम्पशंस यदि याद होंगे आपको, तो हमने जो प्रॉफिट कंपटीशन, यदि एलिमिनेशन मेथड का बेस्ट तरीका होता है, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। तो यदि हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को देखें, तो प्रॉफिट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, जो प्राइस जो होता है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड होता है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। मोनोपोली जो है, मोनोपोली का एजम्पशन हम देखें तो यहाँ पे था कि या जो मोनोपोली है या फिर तो प्राइस डिसाइड करेगा या आउटपुट, और यहाँ पे दोनों की बात की तो ये भी गलत होगा। मोनोपोलिस्टिक जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फॉर्म्स होती हैं, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, क्योंकि इन एन ओलिगोपोली मार्केट, क्योंकि जो ओलिगोपोली में होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, उनका जो डिसीजन होता है वो एक दूसरे पे निर्भर करता है, तो वो प्राइस एंड प्रोडक्ट का जो भी डिसाइड करते हैं वो दोनों साथ में डिसाइड कर लेते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर फर्स्ट है वो समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, लियोनटिफ पैराडॉक्स स्टार्टेड देयर। लियोनटिफ का जो पैराडॉक्स है वो किस पे बेस्ट है। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि जो लियोनटिफ था वो पैराडॉक्स अपने दिया किस पे था। उसका जो पैराडॉक्स था वो एचओ थियरी पे था। एचओ थियरी को हम मॉडर्न इंटरनेशनल थियरी भी कहते हैं, मॉडर्न इंटरनेशनल थियरी। ठीक है, एचओ थियरी में ये चीज था कि यदि कोई कंट्री है, यदि कंट्री उस कंट्री की जो जिस कंट्री में जिस चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी वो उसी का एक्सपोर्ट करेगा। यदि कंट्री एक्स है और ये लेबर इंटेंसिव है तो ये लेबर का एक्सपोर्ट करेगी और कैपिटल का जो होगा वो इंपोर्ट करेगी, कैपिटल इंपोर्ट करेगी। यदि वाई कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल का एक्सपोर्ट करेगी और लेबर का जो होगा वो इंपोर्ट करेगी। बट जो लियोनटिफ था वो इसके विपरीत कहा, उसने ये कहा कि यदि ऐसा नहीं है कि हर हमेशा यही होगा कि जो कैपिटल इंटेंसिव है वो कैपिटल का ही एक्सपोर्ट करे और जो लेबर इंटेंसिव है वो लेबर का एक्सपोर्ट करे। इसने कहा था कि उसने दो कंट्री पे स्पेशली उसका जो रिसर्च था वो दो कंट्रीज पे था। फर्स्ट था वो जो यूएस था और दूसरा जापान था। उसका कहना ये था कि जापान तो है लेबर इंटेंसिव है बट वो एक्सपोर्ट करती है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का। ठीक है, और जो यूएस है वो है कैपिटल इंटेंसिव और वो हमेशा एक्सपोर्ट करती है लेबर इंटेंसिव का। यहाँ पे अब हम यदि ऑप्शन देखें, फर्स्ट जो ऑप्शन है यूएस एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव एंड इंपोर्ट द कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही है, क्योंकि जो सेकंड है यूएस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर कैपिटल इंटेंसिव, नो। यूएस बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर लेबर इंटेंसिव, ये भी नहीं होगा। यूएस एक्सपोर्ट आर कैपिटल इंटेंसिव एंड इंपोर्ट्स आर लेबर इंटेंसिव, नो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये पैराडॉक्स था। यूएस जो है वो एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव का और इंपोर्ट करता है कैपिटल इंटेंसिव का। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय। ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट IMF के द्वारा।
IMF की हेडक्वार्टर्स एंड मेंबर्स की बात करें, कभी कभी ये पूछ देता है कि IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हेडक्वार्टर मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से। तो जो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है और इसके करंट जो मेंबर है 190 है। कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट भी पूछ देता है, एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है, तो ये है 27 डेट 1945। ठीक है। ऐसे IDB का है जो, वो हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आप ध्यान रखिएगा मनीला है, मनीला फिलीपींस है, फिलीपींस। और इसका जो करंट मेंबर जो है वो 68 है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट जो डेट है वो है 1966। अब ऐसे ही WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके जो करंट मेंबर जो है 164 है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1 जैन 1995 है। ये जो है IBRD, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। जो इसके मेंबर है 189 मेंबर है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1944 है। ठीक है। आप ये सारी चीजें जो हेडक्वार्टर है, मेंबर है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये सबका आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी हमेशा ही अक्सर ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि पिछली बार आया था ADB का, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ था ADB का। ठीक है। आप इसका इस बार हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट आप ध्यान दे लीजिएगा कि कभी आ जाए, या WTO है इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट बोरोड फ्रॉम IMF। इसका आंसर जो है वो फ्रांस है। आपको ये तो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मैनेज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कौन मैनेज करता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पहले आते किसमें है, ये ट्रेड से रिलेटेड है। यदि हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो भी हम बहुत इजी इसे कैच कर पाएंगे। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो ट्रेड से रिलेटेड है, और इसे मैनेज करता है WTO। क्योंकि जो IMF है ये BOP के जो BOP में जब भी किसी भी कंट्री का BOP बिगड़ता है तो उसमें ये लोन प्रोवाइड करता है। जो थर्ड जो है वो EEO, यूरोपियन यूनियन है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन का काम करता है, और जो सार्क है वो रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following will be effect of depreciated currency। डिप्रिसिएटेड करेंसी का इफेक्ट क्या होता है। हम डिप्रिसिएशन की बात करें, $1 इज इक्वल टू, यदि हम 20 रुपीज लें, 20 रुपीज, तो रुपीज के यदि डिप्रिसिएशन करते हैं तो $1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 रुपीज। 50 रुपीज यदि $1 डिप्रिसिएट करते हैं तो $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज हो जाता है। तो हमारे लिए क्या होगा, यदि हम पहले किसी कंट्री से यदि इंपोर्ट करते थे किसी कमोडिटी का, तो $1 इज इक्वल टू हम लोग क्या देते थे, 20 रुपीज देते थे। अब यदि हमने अपने करेंसी का डिप्रिसिएशन कर दिया है, तो अब हम $1 इज इक्वल टू क्या देंगे, 50 रुपीज देंगे। तो हमारे लिए जो क्या होगा, इंपोर्ट जो होगा किसी दूसरे कंट्री से, हमें कोई कमोडिटी परचेज करना होगा, हमारे लिए कमोडिटी का परचेज करना वो महंगा हो जाएगा, हमारे लिए महंगा हो जाएगा, महंगा होगा। और वहीं जो एक्सपोर्ट होगा हमारा वो सस्ता हो जाएगा, कि कोई दूसरा आके हमारे यहाँ से यदि कोई सामान परचेज कर रहा है तो वो सस्ता होगा हमारे लिए एक्सपोर्ट करना, कि अपने कमोडिटी को बाहर बेचना हमारे लिए सस्ता होगा, लेकिन वहां से खरीदना जो होगा वो हमें महंगा हो जाएगा। अब हम यदि ऑप्शन देखें, मेकिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इक्वली चीप, नहीं। मेकिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटिवली चीप, ये भी नहीं होगा। मेकिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इक्वली
एक्सपेंसिव, ये नहीं होगा। मेकिंग इंपोर्ट रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, यस ये सही है हमारा, जो आंसर 4 है वो सही है। मेकिंग इंपोर्ट रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है ना वो महंगा हो जाएगा हमारे लिए, और एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता होगा। अब ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट है, हम एप्रिसिएशन की बात करें, एप्रिसिएटेड करेंसी यदि हम देखें तो एप्रिसिएशन में क्या होगा, $1 इज इक्वल टू, यदि हम मान लेते हैं कि 20 रुपीज है, और जो अपनी रुपीज को यदि हम अप्रिसिएट करते हैं तो $1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या होगा, अब हमारे लिए इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट वो सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम पहले किसी कमोडिटी का जो दे रहे थे 20 रुपीज में दे रहे थे, किसी बाहर से भी कोई कमोडिटी परचेज कर रहे थे तो $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज दे रहे थे। अब हम कोई कमोडिटी यदि बाहर से परचेज कर रहे हैं तो अब हम $1 इज इक्वल टू ओनली 10 रुपीज ही दे रहे हैं, तो हमारे लिए इंपोर्ट जो हमारा वो तो चीप हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट जो है हमारा, एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो ये कोई भी कंट्री जो है ना वो एप्रिसिएशन कभी नहीं करना चाहती है, वो हमेशा करेंसी का डिप्रिसिएशन करती है और अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाती है, जिससे कि इकोनॉमी जो उसकी है वो बेटर हो सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। IMF एंड वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है लोकेटेड, जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है। अभी आपने पीछे IMF का देखा ही होगा, उसमें मैंने बताया था कि वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC है। ये जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक एंड IMF का वो आमने सामने है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सजेस्ट इंडिया टू इंट्रोड्यूस द एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स को सजेस्ट किसने किया था, ये कैल्डोर ने किया था 1954 में, जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following committee recommended the establishment of National Bank of Agriculture and Rural Development, NABARD। ये किसने किया था, शिवरमन कमेटी का है। अब ऐसे ही नरसिम्हन कमेटी की बात करें तो नरसिम्हन कमेटी किस पे थी, वो बैंकिंग पे थी। बैंकिंग में दो बार इन्होंने बैंकिंग के लिए रिफॉर्म के लिए दिया था, एक फर्स्ट था जो 1991 का था, एक सेकंड था वो 1998 का था। ठीक है, ऐसे अभिजीत सिंह कमेटी जो थी वो एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसिंग के लिए था, वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो अभिजीत सिंह कमेटी जो है उन्होंने इस पे रिपोर्ट दिया था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI। चक्रवर्ती जो कमेटी थी, सुखमय चक्रवर्ती, उन्होंने 1982 में मॉनेटरी पॉलिसी पे जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था मॉनेटरी पॉलिसी पे, स्पेशली इनका था कि रेपो रेट को फिक्स किया जाए ताकि जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसे मीट किया जा सके। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये चक्रवर्ती कमेटी का रिपोर्ट था इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव टैक्सेशन पोटेंशियल इज ए रियलिटी whereas absolute taxation potential is a fiction. Who has given the statement? ये स्टेटमेंट किसका है, डेल्टन का है, आपको याद करना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं ना कि एग्जाम में जो स्टेटमेंट होता है स्पेशली UPPGT का, वो स्टेटमेंट उठा के पूछ देता है। तो नेक्स्ट हम लोग का एक वीडियो बनेगा जिसमें ऐसे ही जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको अलग से हम देखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If the farmer and village are divided into 3 categories, marginal, small, large, then the sample of 15 farmers is taken at a random from each category, then it is called। यदि किसी गांव में जो किसान है उनको 3 श्रेणी में बांट दिया जाता है, मार्जिनल, स्मॉल एंड लार्ज, और वहां से जो सैंपल है वो रैंडम सैंपल 50-50 का उस 50 किसानों से लिया जाता है, तो ऐसे सैम्पलिंग के जो मेथड है उसे क्या कहेंगे। ये यहाँ पे हम देखें तो इसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द ऑप्टिमिटी ऑफ फ्रीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, इसका आंसर है 2 बाय chi-square टेस्ट वगैरह।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 टी टेस्ट डेवलप बाई। टी टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इसका आंसर है सेकंड, बाय विलियम गॉस के द्वारा। कभी कभी फीसर का भी पूछ देता है कि फीसर का क्या है। फीसर का है एनोवा और एक फीसर का दूसरा पूछता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फीसर के द्वारा दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो थर्ड है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोरिलेशन। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि कोरिलेशन का जो फाउंडर है वो कौन है, तो वो कार्ल पियर्सन है। एनोवा फीसर के द्वारा दिया गया था, विलियम गॉस ने टी टेस्ट डेवलप किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी विच फ्लो क्विकली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर either because better income or unfavorable condition, it is called the hot currency। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WTO एंड वर्ल्ड बैंक एंड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है जो पब्लिश किए जाते हैं और वो स्पेशली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, दूसरी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, थर्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, फोर्थ जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, फिफ्थ है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO की द्वारा वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ईच ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड सेकेंड जो है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इम्पोर्टेंट और उनके जो रिपोर्ट है आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 24 अकॉर्डिंग टू किनीसन क्रीपिंग इन्फ्लेशन हेल्प। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होती है वो किस चीज में हेल्प करती है? इन मिनिमाइजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज करने में एंड मैक्सिमाइजिंग द एक्चुअल आउटपुट। जो इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन देखिए कुछ इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए बेटर भी होती है और कुछ जो इन्फ्लेशन होती है वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होती है। जैसे कि इन्फ्लेशन की यदि हम टाइप्स की बात करें तो इन्फ्लेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, ये इकोनॉमी के लिए कभी भी बेटर नहीं होता है। इसमें जो प्राइस होती है, प्राइस वो काफी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड की जो है, डिमांड तो बढ़ता ही है लेकिन प्राइस इतनी ज्यादा हाई हो जाती है, डिमांड भी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो सप्लाई है वो फुलफिल नहीं हो पाता है और इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। बट जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये हेल्दी इन्फ्लेशन है, ये 2.1 या 3% तक ये रहती है इकोनॉमी में। इनका रहना बहुत जरूरी है ताकि ग्रोथ जो है इकोनॉमी का वो अच्छे से होता रहे। जो टाइप्स है वो फर्स्ट जो है हाइपर इन्फ्लेशन होता है, स्नेलिंग इन्फ्लेशन होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, ये सारे हैं। लेकिन ये जो वर्स्ट, जो सबसे बेकार केस होता है वो हाइपर इन्फ्लेशन का होता है और जो इकोनॉमी के लिए बेटर जो केस होता है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। तो इसका जो ऑप्शन है इन मिनिमाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है एंड मैक्सिमाइजिंग द एक्चुअल आउटपुट। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मिनिमाइज करता है, कभी कभी दिमाग में आपको आ जाता है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मिनिमाइज करेगा। देखिए, क्योंकि जो ग्रोथ के साथ जो इन्फ्लेशन है ना वो पॉजिटिव रिलेशनशिप में रहता है, क्योंकि यदि प्राइस बढ़ रही है, यदि
प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, डिमांड भी बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस जो कमोडिटी जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको बनाने वाले जो लेबर हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। उनकी डिमांड बढ़ेगी जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेंगे तो होगा क्या, अपने आप ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा और जो एक्चुअल आउटपुट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए किन्स ने कहा था कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए हेल्दी इन्फ्लेशन है, हेल्दी है, ताकि जो ग्रोथ है ना इकोनॉमी का वो होता रहे। इसलिए जो ऑप्शन थर्ड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 24 का थर्ड सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25। विच कमिटी रिकमेंडेड द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग इन इंडिया? एग्रीकल्चर होल्डिंग पे जो टैक्स की बात की थी वो राष्ट्र समिति है। ऑप्शन फर्स्ट देखें, टंडन कमेटी। तो टंडन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, टंडन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो था कॉमर्शियल बैंक पे गाइडलाइंस में उन्होंने दिया था। कॉमर्शियल बैंक्स जो है उस पे उनका गाइडलाइंस था, गाइडलाइंस। ठीक है, अब जो कैलकर कमेटी था, कैलकर कमेटी का था वो पीपीपी मॉडल था, पीपीपी मॉडल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था इनका, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पीपीपी मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे था इनका। और जो डंटवाला कमेटी था इनका जो था ये आरआरबी पे दिए थे, रूरल क्रेडिट आरआरबी रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। इनका था कि रूरल जो क्रेडिट जो है, रूरल क्रेडिट ये इजीली ग्रामीण क्षेत्रों में अवेलेबल हो सके, ताकि जो किसान हैं उन्हें भी लोन जो है वो इजीली प्रोवाइड हो सके। इनका रिकमेंडेशन इस पे था। ये सारी जो कमेटी हैं, जैसे टंडन कमेटी है, केलकर कमेटी है, डंटवाला कमेटी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो राष्ट्र समिति थी उन्होंने टैक्स ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग पे दिया था, ऐसे ही टंडन कमेटी का जो था वो कॉमर्शियल बैंक के गाइडलाइंस पे दिया था। पूछ सकता है कि कॉमर्शियल बैंक के गाइडलाइंस पे किसकी कमेटी थी, तो ये टंडन कमेटी थी। कैलकर कमेटी का था वो पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो था ये केलकर कमेटी का। दंतवाला आरआरबी के लिए रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। RBI calculates the four component of the money supply, mainly the M1, M2, M3 and M4. Choose the wrong pair। यहाँ पे ध्यान देना है कि wrong pair, ठीक है, from the following। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको पूरे के पूरे मनी सप्लाई को भी समझ लेते हैं, देन हम उसका आंसर को देखेंगे। अब हम यदि मनी सप्लाई को देखें, मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई इंडिया में क्या है, M1 में हम क्या लेते हैं, CC क्या है, करेंसी विथ पब्लिक, प्लस क्या रहता है, DD डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, एंड प्लस क्या रहता है, अदर डिपॉजिट्स विथ RBI, जिसे OD कहते हैं। कि जो हमारे कंपोनेंट है वो 4 कंपोनेंट है, तो मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट है।
अब M2 की बात करें तो M2 में क्या रहता है, M1 प्लस डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। M3 जो है इसमें क्या रहता है, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट रहता है, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। और जो M4 है उसमें क्या रहता है, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग। जो इसमें जो NSC जो होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो एक्सक्लूडेड होते हैं ये M4 में। अब यहाँ पे जो मनी सप्लाई से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि नैरो मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होते हैं। नैरो मनी में क्या आता है, M1 होता है। नैरो मनी कहते किसे, जो इजीली अवेलेबल होता है सर्कुलेशन के लिए, उसे नैरो मनी कहते हैं। और दूसरा जो आता है वो ब्रॉड मनी आता है, ब्रॉड मनी में क्या आते हैं हमारे, ब्रॉड मनी में हमारे टाइम डिपॉजिट आ जाते हैं। तो ये ब्रॉड मनी क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा, और नैरो मनी क्या होगा, M1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी पूछ सकते हैं कि M0 किसे कहते हैं, तो M0 जो होता है वो हाई पावर्ड मनी होते हैं, हाई पावर्ड मनी जो इजीली सर्कुलेशन में यूज किए जाते हैं, वो हाई पावर्ड मनी होते हैं। अब हमने मनी सप्लाई तो पूरा पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो कंपोनेंट है मनी सप्लाई के M1, M3, M4, उसमें इसमें चूज करना है कि रॉन्ग पेयर कौन सा है हमारा। तो अभी हमने पढ़ा था कि M1 में क्या क्या होते हैं। M1 इज ए करेंसी, हाँ, कॉइन्स विद द पब्लिक मेड अप बाय बैंक डिमांड डिपॉजिट, ये भी था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें रॉन्ग चूज करना है। अब जो M2 था उसमें M2 इज ए मेड अप ऑफ M1 एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये भी सही था हमारे मनी सप्लाई के कंपोनेंट में। और M3 जो था वो कंसिस्टिंग ऑफ सम ऑफ M2 एंड M1, नहीं, हमने M3 के अंदर टाइम डिपॉजिट को देखा था। तो ये जो रॉन्ग पेयर है इसमें जो चूज करना है वो हमारा जो ऑप्शन होगा थर्ड होगा। और M4 में यहाँ पे क्या दिया है हम देख लेते हैं। तो M4 इन M3 and demand as well as post office time deposit are involved। M4 में ये सही था जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये M3 सही होगा। होप आपको जो है ये जो पार्ट है हमारा 2016 का यूपीपीसीटी का, ये जो सीरीज है आपको पसंद आया होगा। और जो नेक्स्ट है 27 और उसके अदर जो 120 तक के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होंगे, पार्ट वाइज हम लोग अपलोड करेंगे। आपको अभी तक जो हमने 26 क्वेश्चन आपको बताए उसमें यदि कोई चीज का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको ये लेक्चर का जो सीरीज है ये पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।